संचालक महोदय चौहान साहब, विद्यालय के श्रद्धेय प्रधानाचार्य डॉक्टर अग्रवाल जी, मेरे सहयोगी ब्लॉक प्रमुख विकासनगर, जो कि हमेशा बहुत तत्पर रहते हैं शिक्षण संस्थाओं से बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए, ब्लॉक प्रमुख सरदार जसविंदर सिंह जी, और हमारे जिले का सौभाग्य है कि हमें प्रदीप रावत साहब जैसा संवेदनशील और शिक्षा के जो बुनियादी उद्देश्य है उसको न केवल समझते हैं बल्कि पैशनेट है उसके बारे में, ऐसे हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप रावत जी, हमारे इस विकासखंड की युवा खंड विकास अधिकारी मैडम विनीता जी, पूर्व प्रधानाचार्य जिनके बारे में मुझे बताया गया, बहुत लंबा अनुभव उनका डाइट में और अनेक संस्थानों में, आदरणीय युगरान जी, और हमारे इस विद्यालय के विद्यालय परिवार के जो हमारा पीटीए है उसके मुखिया हैं डॉक्टर प्रीतम सिंह जी, जो वास्तव में मुखिया ही है। वो जैसा कहते हैं ना कि उनका हृदय इस विद्यालय के साथ धड़कता है, तो वो एक अभिभावक के नाते हर वक्त हर क्षण सचेत और सजग रहते हैं और प्रयास करते हैं कि हर रोज कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। और ये संस्कृत भाषा के उन्नयन के लिए जो हमारा कार्यक्रम है जिले में, उसमें हमारे संयोजक महोदय आदरणीय नोटियाल जी, हमारे सभी सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रशासनिक स्टाफ, सभी अन्य कर्मचारी भाई बहन और हमारे विद्यालयों की आत्मा, जिसमें हमारा दिल बसता है, हमारे प्यारे छात्र छात्राएं और यहाँ पर उपस्थित सभी नागरिकगण, मैं विस्मृत था। नौटियाल जी को मैं सुन रहा था तो मुझे लगा नौटियाल जी तो पारिवारिक रूप से भी लगता है वेद पाठी हैं, इसलिए पारंगत होना स्वाभाविक है, और बच्चों ने भी बहुत शानदार तरीके से संस्कृत भाषा में अपनी प्रस्तुतियां दी। लेकिन नो डाउट प्रदीप रावत जी से मुझे नहीं थी अपेक्षा। तो मैं नौटियाल साहब की उस बात से सहमत हूं कि प्रदीप रावत जी को सुनने के बाद और संस्कृत पर उनके कमांड को देख करके कि मुझे लगा वास्तव में मैं अभी अनपढ़ हूं। और मैं इसको बहुत बड़े बड़े मंचों पे भी कहता, हमारे विधानसभा की तरफ से भी कार्यक्रम था, मैंने वहां भी कहा कि मैं बड़ा एक स्वच्छंद टाइप का तो नहीं कहना चाहिए, बड़ा एक दुस्साहसी किस्म का व्यक्ति हूं। तो मुझे जीवन में कभी किसी चीज का मलाल नहीं, मुझे जीवन में हर चीज की संतुष्टि है।
मुझसे लोग पूछते हैं, अरे साहब, होता है ना, हमारा स्वभाव है, सोसाइटी का मानस होता है, कुछ बातें मुंह देखी भी करनी पड़ती है, जो दूसरे को अच्छी लगे वो भी करते हैं लोग। तो कहते हैं, अरे साहब, वो आपको तो वो फलाना होना चाहिए था। मैंने कहा, जो हूं यार वो कम हूं, इतने ही कौन से कितने लोग बन जाते हैं। जो नहीं हूं उसके लिए जो हूं उसमें एंजॉय करूं ना। महत्वपूर्ण यह है कि जो मैं हूं उसमें कंट्रीब्यूट करता हूं कि नहीं। लेकिन मुझे जीवन में एक ही बात का मलाल है, एक ही रिग्रेट है मुझे लाइफ में। वो रिग्रेट ये है कि मैं संस्कृत नहीं जानता। और ये रिग्रेट क्यों है? जैसा रावत जी ने कहा, मैं भी विज्ञान का छात्र। ऑफ लेट जब मैं विज्ञान के बहुत बारीकियों में और उसके फंडामेंटल्स की तरफ जाने का सोचता हूं और कई बार बात करता हूं, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा जो ट्रेजर है, ट्रेजर ऑफ एंशिएंट नॉलेज, वो संस्कृत भाषा के बिना मूल रूप में समझा नहीं जा सकता। इसलिए मुझे मलाल है। उदाहरण के लिए बच्चों से भी मैं कह रहा हूं, संस्कृत एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। कैसे? एनो का मत, एनो कैसे बोलते हैं, इसका उच्चारण कैसे करते हैं? एनओ। क्या बोलते हैं? नो। कैसे बोलते हैं? बोलो, नो। इसीलिए मैंने ये मंच आगे को, क्योंकि मैं तब तक बात नहीं कर पाता, मैं अपने श्रोताओं से, अपनी ऑडियंस से हमेशा आई कांटेक्ट बना करके बातचीत करने का आदी हूं। अपने श्रोताओं को देख करके मेरे विचार भी बदल जाते हैं, बातचीत करने का तरीका भी बदल जाता है। KNOW को क्या बोलेंगे, कैसे उच्चारण करेंगे? नो। दोनों नो हुए ना। लेकिन संस्कृत में ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा जिसमें कोई साइलेंट हो, जैसा लिखा जाता है वैसे ही उच्चारण हो। एक बात मैं और बता, हम में से बहुत सारे लोग अंग्रेजी भी बोल लेते हैं। बुरा नहीं मानेंगे, अभी हम किसी पंजाबी से, किसी सरदार जी से कहेंगे जरा अंग्रेजी बोलो, तो आप पीठ फेर के आप देखेंगे भी नहीं कि वो कौन बोल रहा है, आप समझ जाएंगे कि कोई पंजाबी बोल रहा है अंग्रेजी। आप पीठ फेर लीजिए और किसी कोई पीछे बैठा अंग्रेजी बोल रहा है, आप उसकी बात सुन के मान जाके साउथ इंडियन बोल रहा है अंग्रेजी। आप पीठ फेर के सुनिए, वो अंग्रेजी बोल रहा है, आप पीठ फेर के कह सकते हैं कि अंग्रेज बोल रहा है। अंग्रेज में भी इंग्लैंड वाला बोल रहा है। आप पीठ फेर के कह सकते हैं कि अंग्रेजी बोल रहा है लेकिन अमेरिका वाला बोल रहा है। जो बारीकी से जानते हो, पीठ फेर के कह सकते हैं कि इंग्लैंड में भी स्कॉटलैंड वाला बोल रहा है। बोल सब अंग्रेजी रहे। भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों का व्यक्ति अंग्रेजी बोल रहा है, आप तुरंत समझ जाएंगे कि हमारे भोजपुरी डोमिनेंट जहां लैंग्वेज है वहां का आदमी अंग्रेजी बोल रहा होगा, तो आप पीठ फेर के समझ जाएंगे वो ये कहां के रहने वाले। लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है, तमिलनाडु का बोले, केरल का बोले, इंग्लैंड का बोले, स्पेन का बोले, स्विट्जरलैंड का बोले, भारत का बोले, पंजाब का बोले, कश्मीर का बोले, तेलुगु का बोले, तमिल का बोले, मलयालम का बोले, आंध्रा का बोले, कहीं का बोले, तेलंगाना का बोले। लेकिन जब संस्कृत बोलेंगे तो उच्चारण एक जैसा होगा। यू कैन नॉट मेक आउट कि संस्कृत बोलने वाला कौन। दिस इज द रीजन व्हाई आई सेड संस्कृत इज ए साइंटिफिक लैंग्वेज। संस्कृत का जो कंस्ट्रक्ट है वो साइंटिफिक है, इसीलिए संस्कृति को कहा गया है कि कंप्यूटर के लिए सबसे अनुकूल भाषा है। इसलिए उसको कहा, संभवतः नौटियाल साहब कह रहे थे कि जो संस्कृत नहीं जानेगा और कंप्यूटर नहीं जानेगा वो अनपढ़ कहलाएगा। अभी प्रदीप रावत साहब ने कहा, सीईओ महोदय ने, कि संस्कृत केवल आध्यात्मिक की भाषा नहीं है,
विज्ञान की भी है। उन्होंने कहा केवल महाभारत रामायणी नहीं और भी है। मैं आपको और बता रहा हूं, संस्कृत ने भारत में कोई भी समाज ऐसा नहीं जिसको प्रभावित नहीं किया। हमारे गुड्डू भाई बैठे हुए, हमारे मुसलमानों में से भी हमारी बच्चियां होगी यहां जो पढ़ रही हैं। कभी आपने सोचा नमाज शब्द क्या है? नमाज ना तो अरेबिक में है, आप सऊदी अरब में जाएंगे वहां तो नमाज को सलाह बोलते, SALA है सलाह। वहां आप किसी को बोलेगा मुझे नमाज पढ़ना है तो आपकी बात भी नहीं कोई समझेगा। नमाज है नमः धन अज, नमः दंडवत प्रणाम, धन अज, अज ईश्वर खुदा प्रभु ऑलमाइटी, ईश्वर के सामने दंडवत होना नमाज, नमः धन अज, ये संस्कृत का शब्द है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं, अखंड भारतवर्ष में जहां सनातन का विस्तार रहा, वो देश कोई भी हो, संस्कृत से अछूता कोई नहीं है। आपने संस्कृत वंदना की। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी है इंडोनेशिया। जकार्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश द्वार पर, एंट्रेंस पर सबसे ऊपर मां सरस्वती की प्रतिमा है। उसी के प्रणाम करके और उसी में संस्कृत में अंकित मां सरस्वती के वंदना के श्लोक है। आप थाईलैंड जाते हैं, कुछ को लगता हुआ क्या है? थाईलैंड के राजा को आज जो वर्तमान राजा उसे कहते हैं रामा द 10th। इससे पहले जो पहले थे किंग वो थे रामा द 9th। राजा राम 9वें, राजा राम 10वें। ये संस्कृति का प्रभाव है। और जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो एयरपोर्ट का नाम है स्वर्ण भूमि। अब स्वर्ण भूमि क्या, चाइनीज है कोई क्या, इंग्लिश है कोई क्या? स्वर्ण भूमि, सोने की चिड़िया। ये आपका प्रभाव है। फिर उसी एयरपोर्ट पे जब आप निकलते हैं तो लगभग 250-300 मीटर के दायरे में, क्वार्टर ऑफ ए किलोमीटर के दायरे में समुद्र मंथन का पूरा के पूरा वो बना हुआ है, पूरा समुद्र मंथन एयरपोर्ट पर ही। इसलिए जो कल्चरल अमलगमेशन है उसमें संस्कृत भाषा का वैश्विक स्तर है। अब विज्ञान की बात कर रहा हूं, क्यों मैं कह रहा हूं मुझे मलाल है। शुरू में केवल यजुर्वेद में लिखा गया था, ये बच्चों ध्यान दो, फोन बाद में भी, ये इडियट बॉक्स कहता हूं मैं, इसको बंद रख, ठीक है? इसकी उतनी आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आएगी तो इससे तो आप बनाने वाले बन जाएंगे। हमें बेटा अभी NEP 2020 की बात कर रहे थे नौटियाल साहब। NEP 2020 में यही बात जोर देकर के कहा गया
कि जो हमारी फॉर्मेटिव ईयर्स एजुकेशन, जो हमें बनाता है कि हमें कैसे बनना है, वो हमारे 0 से 5 + 3, ये आपके मेनली फॉर्मेटिव ईयर्स है। बाकी आप कोई भाषा सीखो, फ्रेंच सीखो, जर्मन सीखो, तेलुगु सीखो, तमिल सीखो, इंग्लिश सीखो, चाइनीज सीखो, कोई हर्ज नहीं, कोई भी भाषा सीख सकते हैं। फॉर्मेटिव ईयर्स क्यों कहा गया एनईपी 2020 में कि हमें ज्यादा जोर देना है जो हमारी लोकल डायलेक्ट है, जो हमारी मदर टंग है। एनईपी 2020 में इस बात के जो हमारी मातृभाषा, उसमें शर्माना नहीं है। हो सकता हम हिंदी भी वो वाली हिंदी ना बोलते हो, क्लिष्ट हिंदी, हम अपने गांव देहात की बोलते हैं, अपनी भोजपुरी बोलते हैं, अपनी यहाँ की गांव की बोलते हैं, कहीं की बोलते हैं, उसमें गर्व महसूस करिए। वो कोई अनपढ़ों की भाषा नहीं है, वो लोक भाषाएं हैं। और आपको आज लग रहा होगा ये तो नौटियाल जी तो पढ़े लिखे हैं, रावत साहब पढ़े लिखे हैं, इसलिए संस्कृत बोलते हैं। हम कैसे बोल सकते हैं? हमारे देश में कई प्रदेशों में ऐसे गांव है अभी भी जहां पढ़े लिखे ही नहीं, अनपढ़ भी, जंगल से लकड़ी लाने वाले भी, गाय भैंस चराने वाले भी संस्कृति बोलते हैं। उनकी लोक भाषा संस्कृत है, क्योंकि देश की लोक भाषा आदिकाल से संस्कृत थी। तो इसलिए इसे केवल हमें एकेडमिक विषय ना बना करके, जैसे रावत जी ने कहा, इसे हम लोक भाषा बनाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हम रोज अंग्रेजी में संवाद करते हैं, हिंदी में संवाद करते हैं, संस्कृत में भी हमें संवाद करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, शुरू में नहीं बोलेंगे, झिझक होती है, बोलना शुरू करिए। संस्कृत टीचर से अशुद्ध बोलेंगे, धीरे धीरे करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रयास करेंगे आप पारंगत होते चले जाएंगे। ये प्रयास करना। मैं क्या कह रहा था आपसे? मैं ये कह रहा था, यजुर्वेद में लिखा था कि सूरज ब्रह्मांड का चक्कर काटता है। वैज्ञानिकों ने कहा कितने मूर्ख लोग हैं। साइंटिस्ट ने कहा, अरे सारे प्लेनेट तो सूरज के चक्कर काटते हैं, सूरज तो अपनी जगह है। दिस इज ऑल नॉनसेंस। नासा तो भी आया होगा, 100 साल हुए होंगे, हजारों साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन आज नासा भी कह रहा है कि सारे ग्रह तो सूरज के चक्कर काटते हैं, लेकिन सूरज अपने आप में मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर काटता है। लेकिन दुनिया को समझ नहीं थी उसकी, यजुर्वेद में लिखा। और कितनी समझ थी जो एक आकाश गंगा, जिसके मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। सुनो बेटा, जिसे हमारे यहां क्षीर गंगा भी बोलते हैं, आकाश गंगा। एक आकाश गंगा इतनी बड़ी है कि उसका एक चक्कर सूरज को पूरा लगाने में 23 करोड़ साल लगते हैं। 23 करोड़ साल में। और 457 बिलियन ईयर सूरज की उम्र है अभी। तो अभी सूरज केवल 19 चक्कर ही ब्रह्मांड के लगा चुका, 20वां लगा रहा है। लेकिन हमारे मनीषियों की वहां तक की समझ थी। और जानते, सूरज हल्का फुल्का नहीं चलता। सूरज 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चक्कर लगा रहा है, तब भी उसको 23 करोड़ साल लग जा रहे हैं। 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। और जानते कितनी बड़ी है मिल्की वे गैलेक्सी? अभी आपने कहा कि सनलाइट से ज्यादा, प्रकाश से ज्यादा दुनिया में किसी चीज की गति नहीं है। लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इतनी तेज होती है प्रकाश की गति कि चंद्रमा से धरती पे पहुंचने में उस गति को, उस प्रकाश को केवल 1.26 सेकंड लगते हैं।
1.26 सेकंड और सूरज से पृथ्वी पर उस प्रकाश को पहुंचने में केवल 8.2 सेकंड लगते हैं, मिनट लगते हैं, सॉरी 8.2 मिनट लगते हैं। लेकिन उसी प्रकाश को आकाश गंगा के डायमीटर को ट्रेवर्स करने में, एक किनारे से दूसरे किनारे आकाश गंगा के अंदर बीच से ट्रेवल करने में 1 लाख साल लगते हैं। तो इसलिए जो ये कहता है कि वो अंधविश्वास था, मूर्खता थी, वो चूंकि वो समझ नहीं रहे हैं, इसलिए वो अपनी मूर्खता को दर्शा रहे हैं। उसमें जो कुछ है पूर्ण रूप से वो वैज्ञानिक तथ्य है। इसलिए मुझे लगता है कि काश में यदि संस्कृत जान रहा होता तो मैं ये सब छोड़ करके कुछ और कर रहा होता। विषय ये नहीं है, विषय ये है हमें एक तो बच्चों, हमेशा मैं टीचर से भी कहता हूं, बच्चों से भी कहता हूं, कभी भी सबसे पहले टीचर का काम यह है, आपका बच्चा किस सोशल बैकग्राउंड से आता है वो कोई मायने नहीं रखता। कौन बड़े घर का बच्चा है, कौन गरीब का बच्चा है, कौन मजदूर का है, कौन झुग्गी झोंपड़ी का है, कौन कूड़ा बिनने वाले का बच्चा है, मेक्स नो डिफरेंस। सबसे पहले आप अपने क्लासरूम में, अपने स्कूल में, अपने संस्थान में बच्चों में किसी तरह का कॉम्प्लेक्स उनके दिमाग में मत आने दीजिए। और हमारे देश की कहावतें भी बड़ी गढ़ी हुई होती है। देखो, पढ़ना अलग चीज होता है और गुणना अलग चीज होता है। मेरे पिताजी मुझे बार बार कहते थे, अरे यार तुम पढ़ गए, गुणे नहीं हो। वो केवल दर्जा 4 पास थे। नॉलेज होना एक चीज है, विजडम होना अलग चीज है। विजडम आपको तभी आएगी जब आप सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं। विजडम से ही हमारे यहां जस्टिस सिस्टम डेवलप हुआ है। हमारे यहां कहते हैं पंच परमेश्वर, नहीं तो ये कहते भैया पंच नहीं है परमेश्वर, जो सबसे विद्वान है उसे बना देंगे जज। नहीं, कलेक्टिव विजडम, कितना ही भी विद्वान कोई एक व्यक्ति हो, लेकिन अब तब तक वो दोष रहित नहीं हो सकता जब तक वो कलेक्टिव विजडम नहीं होगी। 5 लोग बैठेंगे तो जो परिष्कृत समन्वय निकलेगा, जो जजमेंट निकलेगा, वो परिष्कृत होगा। इसीलिए पंच परमेश्वर, ये हमारे बेसिक्स है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम दुनिया के लिए ज्ञान और विज्ञान का केंद्र रहे। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये हमारे यही है। ना समझ लोग कहते हैं, क्योंकि मैं विधायक हूं तो हमारे पार्लियामेंट में भी बहुत बार लोग कोट करते हैं, कहते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट इज और मदर पार्लियामेंट। हम कहते हैं सरासर गलत है। कम से कम मोदी जी ने यह तो कहना शुरू कर दिया दुनिया के मंचों पे कि वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हम लोकतंत्र की जननी हैं। उसे भी मैं आपको वेदों तक ले जा रहा हूं, लेकिन फिर मेरी वही मजबूरी, में संस्कृत नहीं जानता, मुझे ट्रांसलेशन पढ़ना पड़ता है। ऋग्वेद में 105 बार गणराज्य का इस्तेमाल हुआ, गणराज्य शब्द का, गणों का, ऋग्वेद में। ब्रिटेन तो 200 साल का है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका को बोलते हो 300 साल का, 350 साल का। हमारे यहां तो ऋग्वेद में 105 बार गणराज्य, रिपब्लिक, और जो गणराज्य के गण होते थे, नोबल्स होते थे, राजा का बेटा बेटी राजा हो सकता था, लेकिन बस शर्त है कि वो योग्य हो। यदि योग्य नहीं है तो राजा का बेटा भी राजा नहीं होता था। वो गण तय करते थे कि राजा कौन होता था। रिपब्लिक सिस्टम था,
दैट वाज ए डेमोक्रेसी। तो हमें अपने ट्रेजर पर, अपने हेरिटेज पर गर्व करना सीखना आना चाहिए, घमंड करना सीखना आना चाहिए। ये नहीं सोचना चाह रहे कोई पूछेगा पिताजी क्या करते हैं, शर्मा जाओ, पिताजी तो भैंस गाय चराते हैं। पशुपालन करना, गाय चराना एक बहुत सम्मान की बात है। खेती करना बहुत सम्मान की बात। मैंने अपने पिताजी का नाम लिया ना। होता क्या है, कई बार हम कॉम्प्लेक्स के शिकार बच्चों को बना देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सभी जानते थे ना? कौन थे वो? बोलो, जोर से बोलो। साइंटिस्ट थे। फिर क्या बने? फिर क्या बने? भारत के राष्ट्रपति। बाद में राष्ट्रपति भी बने ना। और रामेश्वरम के रहने वाले थे। तमिलनाडु के आगे एक टापू है, आइलैंड है रामेश्वरम। मुझे जिज्ञासा हुई तो मैं रामेश्वरम गया। जिज्ञासा इसलिए भी हुई, अब कोई गलतफहमी मत पालना कि मैं ये कह रहा हूं मैं कोई कलाम जैसा था। मैं तो एक बहुत छोटा सा कर्मचारी था डीआरडीओ में। लेकिन मैं डीआरडीओ में उस समय नौकरी करता था जब कलाम साहब हमारे डायरेक्टर जनरल थे। तो मैं रामेश्वरम गया, उनके बड़े भाई से मिला। देखा होगा एक बड़े भाई उनके बड़ी टोपी पहन करके, ऊंची सी टोपी पहन के। तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा, एक खोखा था जैसा पान का खोखा नहीं, ऐसा खोखा। उस खोखे में वो टूटी हुई छतरियों की मरम्मत कर रहे थे। एक बुजुर्गवार। मैंने पूछा कलाम साहब को जानते हैं? उस समय कलाम साहब थे। तो कहने लगे मेरा सगा भांजा है। तो आप सोचिए, खोखे में बैठ के टूटी हुई छतरियों की मरम्मत करने वाले का, गरीब का भांजा, यदि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो सकते हैं, हमारे बच्चे क्या नहीं हो सकते? सब कुछ हो सकते हैं। बेटा तुम ही डॉक्टर हो सकते हो, तुम ही इंजीनियर हो सकते हो, तुम ही विभाग के सीईओ हो सकते हो, तुम ही विद्यालय के प्रधानाचार्य हो सकते हो, तुम ही यहाँ के एमएलए भी हो सकते हो, तुम ही डॉक्टर भी हो सकते हो, तुम ही कलाम भी बन सकते हो, तुम ही पायलट भी हो सकते हो, तुम्हें सेना के अधिकारी भी हो सकते हो। लेकिन हमें अपनी शक्तियों को पहचानना पड़ता है। कई बार क्या होता है, हम अपनी क्षमताओं को पहचानते नहीं। मेरे से बहुत लोग नाराज होते हैं। मैं वोट जोड़ने का काम कम करता हूं, बिगाड़ने का काम ज्यादा करता हूं। ये बिट्टू भाई प्रमुख जी बताते थे, अरे तुमने तो नाराज कर दिया लोगों को। मेरे पास आते हैं नौजवान, वो कहते हैं जी बड़े दीनहीन टाइप की, कहते हैं ये नहीं जी मेरा यूं नहीं हो रहा। मैं खूब लताड़ता हूं, खूब फटकारता हूं डांट लगा करके। फिर कहता हूं खड़े क्यों, बैठो कुर्सी पे। फिर वो बैठता